हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपना और आपकी फैमिली की सेहत का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या स्टार्ट किया था, आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्टार्ट की थी। हम विजन की मैगजीन स्टार्ट की हमने नवंबर मंथ की 2021 की। तो उसके अंदर हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस का फर्स्ट आर्टिकल कर लिया था, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट इन इंडिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, दूसरा सेकेंड आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। वो क्या है आपका, देखिए आपका जो सेकंड आर्टिकल है वो क्या बोलता है, ये किससे रिलेटेड है, आपका सेवन्थ शेड्यूल से रिलेटेड है। तो देखिए ये आपका जो सेवन्थ शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो ये आपका न्यूज़ में किस लिए है, वाई इन न्यूज़। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे। 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एन के सिंह हैज कॉल्ड थ्रू अ रिव्यू ऑफ सेवन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वेक ऑफ द करंट चैलेंजेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड द पेंडेमिक। देखिए हम क्या देख रहे हैं आजकल, क्या है हमारे करंट चैलेंजेस है ना, कौन से, जैसे कि हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमारी अर्थ का, जिससे ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। तो एक तो क्लाइमेट चेंज है हमारा, और ये कोरोना पेंडेमिक है, देखिए कितने लोग मर गए हैं कोरोना से। तो देखिए इन करंट जो हमारे करंट चैलेंजेस हैं लाइक क्लाइमेट चेंज और पेंडेमिक, तो इनको देखते हुए जो करंट चैलेंजेस हैं, तो 15th फाइनेंस कमीशन को कहा गया, जिसके चेयरमैन कौन थे, आपके एन के सिंह थे। इनको कहा गया कि आप रिव्यू करिए हमारे सेवन्थ शेड्यूल को, ठीक है। अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताती हूँ कि आपका ये सेवन्थ शेड्यूल क्या था और आपका ये 15th फाइनेंस कमीशन क्या था। देखिए आपका जो 15th फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन, इसके जो हेड है वो कौन है, आपके एन के सिंह है इसके चेयरमैन, ठीक है। तो आपका जो फाइनेंस कमीशन है ना, आपकी जो फाइनेंस कमीशन है, ये अपने हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल नंबर 280 में आते हैं। कौन, ये जो हमारे फाइनेंस कमीशन जो है, जो पूरा फाइनेंस कमीशन बनता है, ये हमारे आर्टिकल के 280 आर्टिकल्स में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आता है आपका। और जो फाइनेंस कमीशन है ये क्या आपके क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है, क्वाजाई जुडिशियल बॉडी आपकी। तो फिर क्या है आपका कि ये क्या है, हर 5 साल के लिए बनती है, ठीक है। कौन बनाता है इसको, आपके प्रेसिडेंट बनाते हैं। ये है आपका फाइनेंस कमीशन के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है ना, जस्ट लाइक ये फाइनेंस कमीशन आपका ये पॉलिटी के अंदर पूरा चैप्टर है, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपका न्यूज़ में है आपकी 15th फाइनेंस कमीशन। तो देखिए इससे रिलेटेड आपका बैकग्राउंड में क्वेश्चन बन जाएगा रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। डायरेक्टली आपसे कोई करंट अफेयर नहीं पूछता है, उसके बैकग्राउंड में जाके इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। तो देखिए फाइनेंस कमीशन का मैंने आपको बता दिया। और अब क्या है आपका कि सेवन्थ शेड्यूल का रिव्यू करना है। पहले देखिए आपका सेवन्थ शेड्यूल है क्या। देखिए आपका जो सेवन्थ शेड्यूल है ना, उसके अंदर क्या है, आपकी 3 लिस्ट दी गई हैं, 3 लिस्ट आपकी दी गई हैं। देखिए कौन से, देखिए हमारा जो सेवन्थ शेड्यूल है, ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर क्या दिया गया है, एक तो है हमारी यूनियन लिस्ट, ठीक है, एक है हमारी स्टेट लिस्ट, और थर्ड वन क्या है, हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। इनके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग में सब्जेक्ट दिए गए हैं। देखिए जो आपकी यूनियन लिस्ट है ना, इसके अंदर क्या होगा, आपके आपकी पार्लियामेंट आपके लिए लॉ बनाएगी, ठीक है, लेजिस्लेटिव वर्क के थ्रू, ठीक है। लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, लॉ बनाया जाता है। तो ऐसे ही यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी पार्लियामेंट आपके लॉ बनाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनियन लिस्ट। और स्टेट लिस्ट में क्या है आपका, स्टेट लिस्ट के अंदर जो जो सब्जेक्ट आपके दिए गए होंगे, उसके अंडर कौन बनाएगा, उन सब्जेक्ट के अंडर कोई भी आपका लॉ बनाना है तो वो क्या होगा, स्टेट लिस्ट बनाएगी। मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर जो है वो आपके स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी आपकी, ठीक है। और फिर देखिए आपका, फिर आपका आता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या है, इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो लॉ बनाने की कैपेबिलिटी है, वो किसके अंदर, आपकी पार्लियामेंट भी बना सकते हैं और आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, जो आपकी लिस्ट 1 है ना, लिस्ट 1 और द यूनियन लिस्ट ओवर विच द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिवली कॉम्पिटेंस। तो देखिए, तो इसके अंदर जो इतने भी सब्जेक्ट हैं, ये लिखा गया है कि ये किस कौन बनाएगा, इनको पार्लियामेंट बनाएगी। एग्जाम्पल कौन से यूनियन से रिलेटेड होंगे इसके अंदर। देखिए डिफेंस, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी लॉ बनेगा वो कौन बनाएगा, आपकी पार्लियामेंट बनाएगी। फॉरेन अफेयर से रिलेटेड बनाएगी, रेलवे या बैंकिंग एक्सेट्रा, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो ये सब्जेक्ट हैं, इनसे रिलेटेड आपके जो लॉ बनाएगी वो आपकी पार्लियामेंट बनाएगी। फिर देखिए यूनियन लिस्ट के अंदर आपके 100 नंबर्ड आइटम हैं, ठीक है, इतने सब्जेक्ट आपके। ओरिजिनली जब हमने ये 1950 में, जब 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, रिपब्लिक डे पर, तो उस टाइम पर क्या थे,
हमारे जो यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन आज हम देखते हैं तो इसके अंदर कितने सब्जेक्ट हैं आपके, 100 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। फिर आपके आते हैं सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट के अंदर देखिए क्या लिखा गया है, लिस्ट ओवर विच द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव एक्सक्लूसिवली कॉम्पिटेंस। जिसके इन सब्जेक्ट के अंदर जो आपकी स्टेट लिस्ट है, इसके अंदर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं तो इसके अंडर आपकी कौन बनाएगी, आपकी स्टेट लेजिस्लेचर लो बनाएगी। एग्जांपल देखिए, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड है, पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, बैटिंग बैटिंग और गैम्बलिंग है, ठीक है, जो ये सट्टा खेलते हैं ना वो चीज़, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट के अंडर आपके कितने सब्जेक्ट हैं, अब हम देखते हैं तो 61 सब्जेक्ट हैं, और ओरिजिनली कितने थे आपके, 66 थे। फिर देखिए आपका लिस्ट थर्ड में क्या आपका है, कंकरेंट लिस्ट, जिसके ऊपर आपकी स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाएगी और आपकी पार्लियामेंट भी बनाएगी। तो उसके सब्जेक्ट देखिए कौन से एजुकेशन से रिलेटेड है, पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड है, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है, क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट वाला जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो ये जैसे ये एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड ये किसके अंडर आते हैं, आपके कंकरेंट लिस्ट में। इनके जो रूल्स लॉ बनाएंगे वो कौन बनाएगी, आपकी पार्लियामेंट बनाएगी और आपकी स्टेट बना सकती है, ठीक है। आगे देखें तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है और आपके 7 शेड्यूल है क्या। अब देखें वाई न्यूज़, ये मैंने आपको बता दिया कि 15th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन थे, आपके एनके सिंह थे। इनको कहा गया था कि आपको रिव्यू करना है हमारे 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, क्योंकि हमारे जो करंट चैलेंजेस हैं उनके बेसिस पर इनको कहा गया था कि क्लाइमेट चेंज है जैसे कि, और पेंडेमिक है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, अबाउट 7th शेड्यूल। हमारा जो 7th शेड्यूल है ये किसके अंडर आता है, देखिए आर्टिकल 246 confers legislative powers on the parliament and the state legislatures on the subjects enumerated in the 7th schedule। आपका जो हमारे जो संविधान का आर्टिकल नंबर 246 है वो क्या करता है, हमारे पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की शक्ति देता है, ठीक है। उनके पास पावर है कि आप क्या करेंगे, उन सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाएंगे जो आपके 7th शेड्यूल में दिए गए हैं, ठीक है। ये बोलता है आपका फर्स्ट पॉइंट। आगे देखिए सेकंड वन देखिए, ब्रॉडली एंट्रीज दैट आर रिलेटेड टू द नेशनल इंपॉर्टेंस वर अलॉटेड टू द यूनियन एंड द एंट्रीज लोकल कंसर्न्स वर अलॉटेड टू द स्टेट्स। देखिए आपकी जो यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है ना वो मेनली आपके किससे रिलेटेड होंगे, आपके नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। वो आपको किसको दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट रखे गए हैं, जिसके अंडर लॉ कौन बनाएगा, आपका पार्लियामेंट बनाएगा। और जैसे कि आपके लोकल कंसर्न से रिलेटेड, ठीक है, आपके कोई लॉ बनेंगे तो वो कौन बनाएगा, आपके स्टेट लेजिस्लेचर बनाएंगे, जो आपके किसके अंडर आएगा, आपका स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है ना वो आपको स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। थर्ड वन देखें, एज पर द सरकारिया कमीशन कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स आर नाइदर एक्सक्लूसिवली नेशनल कंसर्न और द लोकल कंसर्न एंड हेंस ऑक्यूपाई कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे लिस्ट। देखिए ये क्या कहते हैं कि जो सरकारिया कमीशन था हमारा 1990 में, तो फिर इसने क्या कहा कि जो कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है ना, ये नहीं है कि हमने पूरे के पूरे राइट आपके यूनियन को दे दिए या फिर पूरे के पूरे राइट हमने आपको स्टेट लिस्ट वाले को, स्टेट वालों को दे दिए, स्टेट लेजिस्लेचर को दे दिए। ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि हमने सारे के सारे राइट हमने यूनियन को दे दिए या फिर हमने स्टेट को दे दिए। हमने क्या किया है, जो आपका कंसर्न जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है वो उसको क्या किया गया है, एक ग्रे एरिया दिया गया है, ठीक है। वो दोनों मिलके बनाएंगे वहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, रैशनल बिहाइंड द लिस्ट सिस्टम कंटेंट इन द 7th शेड्यूल। तो देखिए हमारे जो ये 7th शेड्यूल है ये हमारे संविधान में रखी क्यों गई है, इसके पीछे के कौन से कारण है वो देखिए आप। यूनिट फर्स्ट है आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। तो देखिए आपका फर्स्ट क्या कारण बताता है ये, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, कि हमारी जो इंडिया है उस देख हमें पता है ना कि हमें क्या रहना है, यूनिटी यूनिटी दिखानी है हमारी और इंटीग्रेट रहना। हम जो प्रेम्बल पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपका क्या है कि हमें यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बनाए रखनी है। तो इन द लिस्ट ऑफ द ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग पार्टीशन अ consequences emerged that only a strong central government could survive the communal franchi and manage the increasingly complex एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द न्यू नेशन। देखिए 1950 में हमारा क्या था, संविधान बन रहा था ना, लागू हो गया था हमारा 26 जनवरी को। तो फिर क्या होता है आपका, उस टाइम की जो सर्कमस्टांसेस थे ना, देखिए उस टाइम पे कम्युनल दंगे हो रहे थे ना, कम्युनल राइट हो रहे थे इंडियन और हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, और हमारा पार्टीशन भी हो रहा था पाकिस्तान के साथ। तो उस टाइम पर उसकी जो सिचुएशन थी, ठीक है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या डिसाइड किया गया कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी ना हमारी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस सिचुएशन को संभाल सकती है। तो इसलिए क्या किया गया कि हमें ये 7th शेड्यूल वाली जो ये रखना ज़रूरी था, ठीक है। आगे देखिए
तो इसलिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया हमारी हर्ट ना हो, इसलिए हमने क्या किया गया, 7th शेड्यूल को रखा गया। आगे देखिए, इन एडिशन टू दिस मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर states which had to be integrated did not have the an effective governance system in the place and many were hostile to the idea of cooperative with the newly formed government of India। तो देखिए क्या था, हमने क्या देखा था, जब 1950 के टाइम पे, जब मैंने आपको फर्स्ट आर्टिकल पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था आपका 1956, जिसके अंदर आपकी क्या थी 14 स्टेट बना दी गई थी, है ना, 6 यूटी बनाई गई थी। तो फिर क्या था उस टाइम पर, क्या था जब हमने 1950 के टाइम की बात है ना, तो उस टाइम पे आपकी 552 आपकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उनको उनके पास इफेक्टिवली आपकी गवर्नेंस नहीं थी उस टाइम पे, वो क्या थे इंडिपेंडेंट थे ना उस टाइम पे। तो बाद में उनको कहा गया था कि आपके पास ये राइट है कि आप या तो पाकिस्तान के पास चले जाइए या फिर आप इंडिया के पास ही रह जाइए, ठीक है, और क्या है आप, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो फिर जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ है हमारा, और हैदराबाद है, तो ये 3 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उस टाइम पर इनको कहा गया कि आप क्या चाहते हैं कि आपको कैसे रहना है। तो फिर हमने पुलिस एक्शन के थ्रू, या फिर हमने रेफरेंडम कराया, या फिर हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाया जम्मू कश्मीर से। तो इन तीनों के तहत हमने इन तीनों प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंदर मिलाया था। तो वैसे ही उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी प्रॉपर गवर्नेंस नहीं थी, उनको ये डर था कि हम, ये जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके साथ हम न्यूली फॉर्म्ड है, ये इसके साथ हम कैसे कोऑपरेट करेंगे। तो फिर यही था रीज़न कि 7 शेड्यूल रखा हमने, कि हमने स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं वो अलग से रखे गए, जिनके ऊपर स्टेट आपके खुद लॉ बनाएगी। आगे देखिए, इनेबलिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। देखिए हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है हमारी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ना। देखिए हम क्या पढ़ते हैं, हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है किसको, हमारे लेजिस्लेचर को। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ भी गलत काम करते हैं ना, तो हमारी लेजिस्लेचर, हमारी पार्लियामेंट उनसे सवाल पूछती है ना, पार्लियामेंट के अंदर जो भी आपके सेशन होते हैं, तो उनके अंदर उनसे पूछ सकते हैं कि आपने ये काम क्यों किया गया है, तो उनको क्या होगा, जवाब देना पड़ेगा हमारे एग्जीक्यूटिव को। तो इसलिए ये क्या आपका 7th शेड्यूल लाया गया था। तो क्योंकि हमें क्या करना था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस बनानी थी। आगे देखिए, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए उस टाइम पे हम क्या देखते हैं, हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, अनस्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन थी हमारे इंडिया की, क्योंकि न्यूली फॉर्म हुआ था और पहले ही ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इतने सारे वॉर कर दिए गए थे, और उनका सारा का जो कर्जा था, हमारे जो वॉर जो हुए थे उस टाइम पे, वो सारा इंडिया को दे दिया गया था। तो हमारी फाइनेंस कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो इसके बेसिस पर यह भी ज़रूरी हो गया था कि हमें क्या करना है, 7 शेड्यूल रखना है, ठीक है, ताकि हमारे जो यूनियन और सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी फाइटिंग ना हो। ठीक है, हमें क्या करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेके आना है। आगे देखिए, अदर्स, एज पर द जॉइंट कमिटी रिपोर्ट, as per the joint committee report of 1934, it was considered necessary to ensure that the provinces remained ट्रूली ऑटोनोमस एंड कुड डिटरमाइन देयर जुरिस्डिक्शन इंडिपेंडेंटली। देखिए जो आपकी जॉइंट कमेटी रिपोर्ट आई थी 1934 की, इन्होंने क्या कहा था कि जो आपकी प्रिंसिपली स्टेट हैं उनके पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, वो उनको जैसे भी आपकी जुरिस्डिक्शन करनी है वो उनका इंडिपेंडेंट होगा, जो उनके प्रिंसिपली स्टेट्स हैं, ठीक है, ये इनको बोला गया था। आगे देखिए, दिस इज द इंडिकेटिव ऑफ द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट दैट द फाउंडर्स वांटेड टू इनकलकेट। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे वो क्या चाहते थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके अंदर कौन सा स्पिरिट आए, आपका कोऑपरेशन आए, किसके बीच में, हमारे यूनियन और स्टेट के बीच में। यही वैल्यूज हमारे संविधान के अंदर डाली गई थी, यही हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। आगे देखिए, नीड फॉर रिफॉर्मिंग द 7th शेड्यूल। तो अब ये कहता है कि ऐसी कौन सी नीड है कि हमें रिफॉर्म करना पड़ा 7th शेड्यूल, क्या रीज़न है कि हमें इसको रिफॉर्म करना चाहिए। फर्स्ट वन देखिए आपका, स्टेट डिमांड्स फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी। देखिए अब क्या होता है, जैसे हमारा जीएसटी भी आया है या फिर हमारा कोरोना आया है, ठीक है, तो फिर इससे क्या हो गया, हमारी जो यूनियन है उनको अच्छे से, उनको जो स्टेट है उनको फाइनेंस नहीं दे पा रही है, उनको अच्छे से पैसे अच्छे से नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ पे। तो फिर क्या है, स्टेट क्या करते हैं, डिमांड कर रही है ग्रेटर ऑटोनॉमी, ठीक है, कि हमें उसमें ज़्यादा राइट चाहिए। डिवीजन ऑफ द फंक्शंस इंस्टिंक्ट अंडर द 7 शेड्यूल्स गोट इंक्रीजिंगली इरोडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए पहले जो आपके आपकी जो
सेवन्थ शेड्यूल के अंदर जो सब्जेक्ट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अंदर जो जो सब्जेक्ट थे उनको क्या कर दिया गया, इरोड कर दिया गया टाइम के साथ, ठीक है, वो वाला उसके अंदर डाल दिया गया, यूनियन का बाहर निकाल दिया गया, इस तीनों को चेंज कर दिया गया है विद टाइम। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप पहले तो देखिए यूनियन लिस्ट में आपके स्टार्टिंग में कितने थे, 97 थे, और आज कितने हैं, 100 है। और स्टेट लिस्ट में देखिए आप पहले कितने थे आपके, 66 थे, और अब हम देखते हैं तो कितने हैं वो, 61 है। तो देखिए स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं वो कम हो रहे हैं और यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट क्या है वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए क्या है, स्टेट क्या चाहती है कि हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी मिली जाए, ठीक है। देखिए बिगिनिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन 1951, जो आपका प्लानिंग कमीशन है ये भी क्या करता है, आपके स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को क्या करता है, इरोड करता है। शिफ्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट लाइक फॉरेस्ट एंड एजुकेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट। देखिए 42nd अमेंडमेंट हुआ था आपका 1976 में। तो क्या किया गया, जो सब्जेक्ट थे ना आपके फॉरेस्ट एंड एजुकेशन फ्रॉम द स्टेट टू द कंकरेंट लिस्ट, जो ये आपके फॉरेस्ट और एजुकेशन जो आपके पहले स्टेट लिस्ट में आते थे ना, अब इनको क्या कर दिया गया, करंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब तो यूनियन के हाथ में भी पावर आ गई इनके ऊपर लॉ बनाने की। तो क्या था ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था, तब ये चेंज कर दिया गया था। फिर आगे थर्ड वन देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005 एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, ये भी क्या है आपका 7 शेड्यूल को इरोड करता है, ठीक है। आगे देखिए, a few common grievances appear to be regarding the allocation of the residuary power with the center and the general sentiments that the state list needed to be bolstered। तो देखिए ये क्या कहता है कि जो रेजिडरी सब्जेक्ट है वो किसको दे दिए गए थे, यूनियन को दिए गए थे। रेजिडरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो आपके ना तो आपकी यूनियन लिस्ट में आते हैं, ना ही आपकी स्टेट लिस्ट में आते हैं, ना ही आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। जो सब्जेक्ट आपके इन तीनों के अंदर नहीं आते, जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट है ना, उनके ऊपर लॉ बनाने की किसको पावर है, वो आपकी बनाएगी पार्लियामेंट बनाएगी, यूनियन बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल राजमनार कमेटी इन तमिलनाडु 1969 एंड द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन इन पंजाब in 1973 recommended transferred several entries to the state list from the union and the concurrent list and वेस्टिंग रेजिडरी पावर इन द स्टेट। तो देखिए आपकी राजमनार कमेटी थी जो तमिलनाडु में बनी थी 1969 में, या फिर आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन इन पंजाब हुआ था 1973 में। तो इन्होंने क्या कहा था कि आप क्या कर दीजिए, कुछ सब्जेक्ट आप स्टेट लिस्ट में ला दीजिए गए, ला दो, ठीक है, जो आपके यूनियन और कंकरेंट लिस्ट में, लेकिन ऐसे नहीं लाए गए, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, जो आपकी रेजिडरी पावर है वो आप किसको दे दी गई, दे दी जाए, स्टेट को दे दी जाए। और पहले हमने क्या देखा था कि जो रेजिडरी पावर है वो किसके पास है, यूनियन के पास है। तो आपका ये नहीं माना गया। नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ये क्या कहता है आपका, डिस्पाइट द 73rd and 74th constitution amendment act except in a few states there has been a little progress at the decentralization to both rural and urban bodies। देखिए आपका जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके तहत आपकी क्या आई थी, पंचायत राज आई थी और म्यूनिसपैलिटीज आई थी, ठीक है, इन दोनों 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये जो आपकी पंचायत राज है और म्यूनिसपैलिटी, ये आपके किसके क्या दिखता है हमें, इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन दिखता है कि लोगों को, जो लोगों की जो प्रॉब्लम है, आम आदमी की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके, वो डायरेक्टली पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज के पास जा सकें, ठीक है। इसलिए ये क्या है आपके डिसेंट्रलाइजेशन के इंडिकेटर हैं। आगे द फंक्शंस असाइंड आर अनक्लियर, फंड्स अनसर्टेन एंड इनएडिक्वेट। तो देखिए जो आपको फंड दिए गए हैं अनक्लियर हो जाते हैं, फंड्स अनसर्टेन हो जाते हैं, अनक्लियर कोई भी पॉलिसी आते हैं वो अनक्लियर होते हैं, इनएडिक्वेट होते हैं, डिसीजन मेकिंग फंक्शंस आर मोस्टली ड्रॉन फ्रॉम द स्टेट ब्यूरोक्रेसी। तो आपके जो डिसीजन, ये पैसे कहाँ से चले जाते हैं, आपके स्टेट ब्यूरोक्रेसी से चले जाते हैं। फिर आगे देखिए चेंजिंग गवर्नेंस नीडेड, कि हमें चेंज करना है गवर्नेंस को, इसकी ज़रूरत है। क्यों है, देखिए द नीड्स ऑफ गवर्नेंस आर नॉट स्टैटिक एंड आर बाउंड टू चेंज ओवर द टाइम। जो आपकी गवर्नेंस है वो क्या होती है आपकी, ये स्टैटिक नहीं, ये टाइम के साथ आपकी चेंज हो जाती है। अ सब्जेक्ट दैट वाज विटल फॉर लेजिस्लेटिव एलोकेशंस इन 1950 may no longer be relevant in the present। देखिए जो आपके सब्जेक्ट आपके क्या थे जिनके ऊपर लॉ बनाने चाहिए, वो आपके 1950 में थे। जो आपके लॉ जिनके ऊपर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के ऊपर आपके लॉ बनाने चाहिए थे, वो ज़रूर जो आपके 1950 में थे, अब ज़रूरी थोड़े है वो आज के टाइम पे भी उनके ऊपर लॉ बनाने ज़रूरी है। देखिए कंसर्न सच एज क्लाइमेट चेंज एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो क्लाइमेट चेंज है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अमंग अदर्स, वाइल नॉट कन्विकेबल एट द
टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग हैव नाउ बिकम इम्पेरेटिव ऑफ गवर्नेंस। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे क्या था, आपका क्लाइमेट चेंज कोई ज़्यादा इशू नहीं था, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे इनके ऊपर लॉ बनाना ज़रूरी है। तो क्या कहना चाह रहा है, ये कहता है कि गवर्नेंस क्या है, एक स्टैटिक नहीं है, इसके ऊपर ये क्या होगी, टाइम के साथ आपकी चेंज होती रहती है। आगे देखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अलाउ स्टेट्स टू अडेप्ट एंड इनोवेट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपके क्या होते हैं, जिसके अंदर आपकी सेंटर भी पैसे देती है कुछ परसेंट, और कुछ परसेंट आपके कौन देगी, आपकी स्टेट भी देगी। तो जो आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अलाउ स्टेट्स टू अडेप्ट एंड इनोवेट, कि स्टेट को भी अडेप्ट करना चाहिए और इनोवेट करना चाहिए। रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशंस अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपके कमीशंस बैठते हैं, अपॉइंटेड किए गए हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो हमें उनकी रिकमेंडेशंस को मानना चाहिए। देखिए, इन इट्स 1988 रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन dedicated an entire chapter on the legislative relation, recording grievances raised by the various governments and political parties। देखिए, आपकी जो सरकारिया कमीशन है, इसने दो चीज़ें बताई गई थी। इसने कहा था कि जो आपके रेजिडरी पावर है वो ट्रांसफर कर दी जाए फ्रॉम यूनियन लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट को कर दी जाए, ठीक है, ये कहा था सरकारिया कमीशन ने, ठीक है। और क्या गया था, सेकंड क्या कहा गया था, दैट द स्टेट शुड बी कंसल्टेड बाय द सेंटर बिफोर द लेटर एक्सरसाइज इट्स पावर। कंकरेंट लिस्ट, जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है, जिसके अंदर आपकी पावर है आपकी कि पार्लियामेंट भी बना सकते हैं और स्टेट भी बना सकते हैं, तो उस लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं, तो उसमें क्या है, आपकी स्टेट को भी कंसल्टेड होना बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। थर्ड वन देखिए, दैट द सेंटर शुड लिमिट द फील्ड इट ऑक्यूपाइज विद रिस्पेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट। जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है, मान लीजिए कि आपका यूनियन भी बनाता है और आपके सेंटर भी बनाते हैं, तो हमें क्या करना है, उस फील्ड को डिफाइन करना है कि यूनियन का इतना हिस्सा आएगा और आपकी स्टेट का इतना हिस्सा आएगा लॉ बनाने में, ठीक है, ये चीज़ बताई गई थी। आगे देखिए, हम वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं इसके अंदर। MM पुंसी कमीशन इन 2010 रिकमेंडेड दैट द यूनियन शुड ओनली ट्रांसफर that subjects into the concurrent list which are central to achieving demonstrative national interest। तो MM पुंसी जो कमीशन था 2010 में, इसने रिकमेंडेशन दी कि हमें वही सब्जेक्ट यूनियन को देने चाहिए जो आपके नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और क्या बोला गया है आगे, नीड फॉर अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स दैट रिक्वायर्स मैंडेटरी कंसल्टेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, द एरिया ऑफ लेजिस्लेचर अंडर द कंकरेंट लिस्ट। जो आपके कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, उसको बनाने के लिए आपका एक, हमें क्या जरूरत है, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, जो रिक्वायर करेगी, जो क्या करेगी, मैंडेटरी कंसल्टेशन है, वो क्या बनाएगी, आपके स्टेट से भी पूछा जाए और आपके यूनियन से भी पूछा गया, तो हमें क्या एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत है। थर्ड वन देखिए, रेजिडरी पावर शुड बी यूज्ड स्पार्किंगली ओनली एट द लास्ट रिजोर्ट एंड नॉट एट द प्राइमरी मीन्स फॉर कंप्लीटिंग द एग्जॉस्टिव ऑफ द लिस्ट। देखिए, हमें ये नहीं है कि हम सबसे पहले हम जो रेजिडरी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर लिस्ट, उन्हीं रेजिडरी जो लिस्ट आपकी है उसके अंदर जो सब्जेक्ट हैं, ये नहीं है कि हम सबसे पहले उसी के ऊपर बनाएंगे, ये हमें सबसे लास्ट में यूज़ करना है। पहले हमें खुद के एरिया वाले जो सब्जेक्ट हैं लिस्ट के अंदर, उनके ऊपर ही लो बनाने हैं। आगे देखिए क्या बोला गया, देर इज़ अ नीडेड ऑफ अंडरटेक ऑफ पेरियडिक रिव्यू ऑफ द लिस्ट फोकसिंग ऑन। देखिए, हमें क्या करना है, टाइम के साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें रिव्यू करना चाहिए, जो हमारी ये लिस्ट बनाई गई है, इनके अंदर जो सब्जेक्ट है इनका क्या करना चाहिए, टाइम के साथ हमें रिव्यू करना चाहिए। देखिए कौन सा, रिमूविंग एंट्रीज फ्रॉम द दैट आर नॉट एब्सोल्यूट। देखिए, अब क्या है, कुछ एंट्रीज हैं आपकी जो पहले हमारे इस 7 शेड्यूल के अंदर थी, लेकिन अब नहीं होनी चाहिए, ड्यू टू देयर सब्सटेंसिव कंटेंट एंड एब्सोल्यूट ड्यू टू द फॉर्म ऑफ entry such as entry 34 list first, जो court of votes that estates rulers of Indian state, entry 37 list third। तो देखिए, आपकी entry 37 और entry 34 है, इन दोनों को, एक तो आपकी लिस्ट फर्स्ट में है और आपकी क्या है, एक लिस्ट थर्ड में है, तो इनके अब ये क्या है, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको निकाल देना चाहिए। सेकंड वन देखिए, एडिंग एंट्रीज एज पर द प्रेजेंट डे नीड्स ऑफ द गवर्नेंस। तो देखिए, कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो आपकी लिस्ट के अंदर डाल देनी चाहिए for governance and also to reduce the legislative domain for the residuary power to a minimum। जैसे देखिए, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, टेररिज्म है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, तो इनको क्या करना है, हमारे गवर्नेंस के अंदर ऐड करना है इन लिस्ट को। अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग एंट्रीज, तो जो आपकी एग्जिस्टिंग एंट्रीज हैं उनके अप्रोप्रिएट एग्जिस्टिंग एंड अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट करनी चाहिए हमारी जो एग्जिस्टिंग एंट्रीज है वो कैसे, फ्रेमवर्क सजेस्टेड विद
Center for legal policy can be adopted. It consists of two older principles: ensuring the unity and integrity of the India, achieving balanced economic, culture, autonomy, diversity, enabling responsible government that are emerged from the India post इंडिपेंडेंस एक्सपीरियंस। ठीक है, तो देखिए यह हो गया आपका आर्टिकल 1.2 हो गया आपका। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम अपना नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, जो आपको ये PDF है विजन की मैगजीन की, ये आपको टेलीग्राम का ग्रुप शेयर कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहाँ से कनेक्ट हो जाना। ठीक है, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें अगर आपको पसंद आती है तो। अगर आपको पसंद नहीं आते तो आप उसको डिसलाइक कर सकते हैं, और डिसलाइक करने की वजह ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू।